हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के एक महान, एक विद्वान और एक कुटिल नीतियों के ज्ञाता, एक राजनीति में परिपूर्ण एक ऐसे विद्वान के बारे में जिसने भारत की राजनीति की, स्पेशली प्राचीन काल के राजनीति के बारे में जो अपना योगदान दिया है, जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, जिसने हमारे भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन को एक ऐसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है कि हम यूरोपीय देशों से भी टक्कर ले सकते हैं अपने प्राचीन भारतीय राजनीतिक साहित्य को लेकर। हम आज उसी की बात करेंगे। किसकी? कौटिल्य की बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि ये राजनीति का चाणक्य है, ये राजनीति का कौटिल्य है, ये राजनीति का चाणक्य है। इस प्रकार के आप स्टेटमेंट्स अक्सर आप सोशल मीडिया पर सुनते होंगे। तो ये जो चाणक्य है या ये कौटिल्य है, एक ही नाम है ये। जो चाणक्य है या कौटिल्य है, या इसका असली नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, इनका असली नाम है विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो आपने सुना होगा ना अक्सर कि राजनीति का ये व्यक्ति चाणक्य है। क्यों कहते हैं चाणक्य है? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस प्रकार के नारों का या इस प्रकार के स्लोगनों का? वो इसलिए करते हैं क्योंकि चाणक्य राजनीति के मामले में भारत में ही नहीं, इवन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है। प्राचीन भारतीय राजनीति में जो व्यवहारिक राजनीति के जनक कहे जा सकते हैं, तो वो भारत में कौन है? वो कौटिल्य या चाणक्य को कहा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चाणक्य की जो फिलॉसफी है, चाणक्य के जो उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में, जिस प्रकार का उन्होंने शासन किया है, क्योंकि हालांकि वो खुद कभी राजा नहीं रहे, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने अपने राजा को सलाह दी है, वो मंत्री रहे हैं राजा के, प्रधानमंत्री रहे हैं राजा के। और वो किस राजा के प्रधानमंत्री रहे हैं? वो रहे हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इनके काल में इन्होंने उनको जो भी अपनी राय दी, उनके आधार पर इन्होंने शासन चलाया। प्रधानमंत्री के आधार पर चंद्रगुप्त ने शासन चलाया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया भारत में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? द ग्रेट अशोका के दादा थे। जो अशोक हैं उनके कौन थे? दादा हैं अशोक के। द ग्रेट अशोका उनके दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज हम एक उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसे व्यवहारिक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, आदर्शवादी पॉलिटिक्स नहीं, वास्तविक पॉलिटिक्स को समझने और बताने का जो कार्य भारतीय राजनीतिक चिंतन, स्पेशली प्राचीन राजनीतिक चिंतन में किया है, आज उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि भारत में इतने ज्यादा फेमस हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी से पहले इनका नाम नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। क्या इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। 20वीं शताब्दी में इनके एक ग्रंथ का पता चला जिसका नाम है अर्थशास्त्र। 20वीं शताब्दी में इनके एक ग्रंथ का पता चला जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राजनीति और प्रशासन से संबंधित बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो भी आप उसको नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त इनका रियल नेम है। कौटिल्य इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुटिल नीतियों का प्रयोग करते थे। किसका? कुटिल नीतियों का प्रयोग करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुटिल वंश में पैदा होने के कारण इनको कुटिल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी नीतियां कुटिल हुआ करती थी, इसलिए इनको कुटिल कहते हैं। चाणक्य क्यों कहते हैं? चाणक्य के बारे में, इनके बारे में एक फिलॉसफी ये है कि इनके पिता का नाम चणक था या चाणक्य था, उसके आधार पर इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। वैसे ही तो इनका नाम विष्णुगुप्त था। देखिए, ये किसके समकालीन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। जब भारत में सिकंदर आया था, कौन? सिकंदर।
ये कौन सिकंदर है? वही सिकंदर महान के नाम से जिसे जाना जाता है, विश्वविख्यात सिकंदर। उसने जब भारत पर आक्रमण करा तब भारत में किसका राज था? नंद वंश का राज था, नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का राज था और सिकंदर ने अटैक किया भारत पर, और भारत पे जो नंद वंश था वो मगध का शासक था। मगध का, कहां का? मगध, जो बिहार, जो आज के टाइम में बिहार का एरिया है, मगध का शासक था। और इसने सिकंदर के शासन अटैक के टाइम पे कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इससे चाणक्य को बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि भारत को उसने भारत को चाणक्य ने सिकंदर के हाथों पराजित होते हुए देखा था। और सिकंदर ने जब भारत पर अटैक करा तो भारत के ही कुछ राजाओं ने सिकंदर की सहायता करी। इस चीज को भी किसने देखा? चाणक्य ने देखा। तब उसने ये सोचा कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक सपना था उसका कि पूरा हिंदुस्तान, जिसे पूरा आर्यवर्त कहते हैं, वो एक होना चाहिए, हिमालय से लेकर समुद्र तक, ऐसा वो सोचता था। ठीक है, तो ये इसकी एक फिलॉसफी थी कि भारत या आर्यवर्त एक ऐसा स्ट्रॉन्ग देश बने जिसपे सिकंदर जैसे लोग दोबारा आक्रमण ना कर सकें। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक बार घनानंद ने, जो नंद वंश का शासक था, घनानंद, उसने चाणक्य का अपमान कर दिया। अपमान कैसे कर दिया? कि घनानंद ने एक बार क्या करा, अपने प्रधानमंत्री से कहा कि भैया ब्राह्मणों को लाओ, हमें उन्हें भोजन खिलाना है या ब्राह्मणों को दान देना है, तो ब्राह्मणों को बुलवाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने कुछ ब्राह्मणों को बुलवाया और उन ब्राह्मणों में से एक थे चाणक्य। चाणक्य को भी बुला लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने कभी चाणक्य को देखा था और ये प्रधानमंत्री इस राजा से चिढ़ता था। तो इसने इस चाणक्य को भी बुलाया, इस प्रधानमंत्री ने। और इस चाणक्य को क्यों बुलाया? क्योंकि चाणक्य को एक बार इसने देखा था इस प्रधानमंत्री ने क्या करते हुए, मट्ठा यानी कि छाछ यानी कि लस्सी, छाछ डालकर, एक घास होती है बहुत टाइट चुभती है पैरों में, उस घास को जड़ से एकदम खत्म करते हुए देखा था इसने कि इस मट्ठे को डाल के किसी घास को खत्म किया जा सकता है जो पैरों में चुभती है। इस प्रकार की इसने चीजें देखी थी एक चाणक्य के अंदर। तो उस चाणक्य से इंप्रेस हो गया था ये प्रधानमंत्री। तो इसने इस चाणक्य को भी बुला लिया, घनानंद के जब ब्राह्मणों को बुलाया। घनानंद ने जब ब्राह्मणों को बुलाया तो उसने चाणक्य को भी बुला लिया। अब चाणक्य को बुला लिया, लेकिन चाणक्य क्या था? चाणक्य एक प्रकार से कुरूप था, मतलब उसकी शक्ल ठीक नहीं थी, बुरी थी, मतलब आप कह सकते हो कि सुंदर नहीं था वो। शायद रंग भी उसका बहुत ज्यादा डार्क था, काला था, और वह दिखने में भी सुंदर नहीं दिखता था। इस कारण जो घनानंद है उसने इसकी इंसल्ट कर दी, चाणक्य की। क्या कर दी? इंसल्ट, बेइज्जती करी भरी सभा में, इसका मजाक उड़ाया, उपहास करा, इसके कुरूप, इसका जो रूप है उसकी वजह से, उसका जो कलर था उसकी वजह से। तब घनानंद ने एक कसम खाई कि जिस दिन तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी ये चोटी नहीं बांधूंगा। उस टाइम उन्होंने अपनी चोटी खोली और कसम खाई, जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने वही कार्य किया। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का स्टूडेंट था, चाणक्य का स्टूडेंट था, ठीक है, चाणक्य का स्टूडेंट था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश को खत्म कर दिया और नंद वंश की जगह पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जिसके प्रधानमंत्री कौन बने? राजा तो बना चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री बने चाणक्य।
चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का रियल में शासन संभाल रखा था कि शासन किस प्रकार से करना है, ये चाणक्य तय करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो सिर्फ राजा थे, ठीक है। असली तो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था चाणक्य चलाते थे। और चाणक्य ने जिस प्रकार से राज्य चलाना है उसका वर्णन किसमें करा था? अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है, जिसमें राजनीति और प्रशासन से संबंधित बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र से यह मत समझ लेना कि इसमें इकोनॉमिक्स लिख रही है, नहीं, इसमें राजनीति और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण लेख लिखे हुए हैं। तो और अब इनकी बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, इनके जन्म के बारे में तो विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो तक्षशिला में हुआ है, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। लेकिन जो जैन ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो श्रवणबेलगोल में हुआ है, जो कि मैसूर राज्य में है। कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि नेपाल की तराई की तरफ इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये श्योर नहीं है, ये विवादित है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। लेकिन ये तो तय है कि ये किसके समकालीन है, ये महान सिकंदर के समकालीन है और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी और उनके प्रधानमंत्री और उनके समकालीन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक बहुत बेजोड़ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है नालंदा विश्वविद्यालय से, जो बिहार में था। और इनके जो अर्थशास्त्र का जो ग्रंथ है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनकी वजह से पॉलिटिकल साइंस में इनकी महत्ता होती है, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना पड़ेगा। देखिए, कौटिल्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे तो उसमें हम कुछ चीजें तो ऐसे पाएंगे जो पहले मनुस्मृति में भी है, उन्हीं चीजों का कुछ रिपीटेशन इसमें भी मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, हम पढ़ेंगे राजा के गुण, उसकी दिनचर्या और उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। हम यहाँ पे पढ़ेंगे राजा का सप्तांग सिद्धांत, हाँ ये अच्छा है। और उसका पढ़ेंगे हम मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य नीति, जो कि हमने मनु में भी पढ़ी थी, ये लगभग वैसी ही है, ठीक है। तो हमें इसमें से ये दो चीज तो स्पेशल, 3 चीज तो बहुत ही ज्यादा मेन है, राजा के गुण, उसकी दिनचर्या और कर्तव्य, सप्तांग सिद्धांत और उसका मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य नीति। राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी हमें इसकी में पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दिनचर्या, कर्तव्य, सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत आदि, ठीक है। तो आज के लिए बस इसके जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया है मोटा मोटी कि ये सिकंदर है क्या, सॉरी ये जो चाणक्य हैं ये है क्या, और ये क्या इनकी फिलॉसफी थी। बेसिकली ये टीचर ही थे और धीरे धीरे टीचर से क्या नाम है कन्वर्ट हो गए। उस घटना के बाद ये राजनीति में आ गए और इन्होंने एक पूरे के पूरे नंद वंश का नाश कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से और खुद प्रधानमंत्री बन गए और बाकी का पूरा शासन इनके अनुसार फिर ये चलता रहा। तो ये इनका छोटा सा ब्रीफिंग हिस्ट्री है जीवन के बारे में। अब इनके हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।